प्यारे बच्चों नमस्कार। एकेटिव मैथ्स बीएस कोड जो है 403 जो मैथ्स 4 चलता है एकेटिव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो 11 जुलाई 2025 को पेपर हुआ था उसका हम सोल्यूशन आज इस लेक्चर में करेंगे। पेपर रिव्यू एक तरह से है, मैं सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। वन और टू क्वेश्चंस को एक्सेप्ट कर मतलब छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस के मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा और आप अपने आंसर उसको मैच कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको नंबरिंग होती है उन सब के बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे इस तरह से आपको अगर आपका यहाँ तक सही होगा इस टाइप के नंबर्स आपको फाइंड आउट हो सकते हैं। तो एक नॉर्मली पहले क्वेश्चन पेपर को देख ले कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। क्वेश्चन पेपर एवरेज था, मतलब आप नॉर्मली ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप पास आउट नहीं हो सकते, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो एक पेपर जैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। तो चलिए आइए इसके पेपर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा कंप्लीट ए टू जेड सभी सोल्यूशन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के। तो आप अपने जो भी आप एग्जाम में लिख के आए उसके हिसाब से आप मैचिंग अपने कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा बस। पार्स फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऑलरेडी डन है क्वेश्चंस। द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर पीडी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ये कॉची इक्वेशन से रिलेटेड है। कॉची इक्वेशंस का प्रॉब्लम है तो आप वो जब होगा जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में है आप उसको कर सकते हो। क्लासिफिकेशन है, फिर इसके बाद आपका मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये इसके लिए डेटा करेक्शन आया हुआ था। फाइंड द रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x ऑफ द फॉलोइंग। उनमें करेक्शन आया हुआ है तो करेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें डेटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेक्शन ए की बात है। ये थोड़ा लॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जिसको कि टू वेरिएबल्स में है तो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है और काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला लिखना है। तो दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेक्शन बी में आपका पीडीई का बहुत ही फंडामेंटल और कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी मैंने एग्जाम में कराया हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। स्टेज तो वेयर टू है वे भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम्स है, विच इज द बेसिक फंडामेंटल। एंड सी ऑप्शन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोमेंट से रिलेटेड है। तो मोमेंट इज मोस्ट एक्सपेक्टेबल प्रॉब्लम्स होता है जिससे क्वेश्चन आपसे अनदर पूछता है। मोमेंट मैं बात आपको, दिस इज द हाइट, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 64.5 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑलरेडी मैंने क्लास में ये सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन कराया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे द रेंडमाइज फॉलोइंग सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिजिट नंबर्स रैंडम। द टेलीफोनिंग दिया हुआ है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है। काई स्क्वायर टेस्ट का यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से प्रॉब्लम्स है, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट इस बार पूछा हुआ है तो अब उसको देखना है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड ए द सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर और समथिंग। ये देखिए इसके लिए आपकी समस्या हो सकती है। डेल क्यू एक्स जो है और डेल क्यू डेल वाई और टेन एक्स टेन क्यू वाई जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो अगली बार जैसे मैं जो भी एकेटिव के पेपर सेटर होंगे मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़े क्वेश्चंस को पैटर्न को देखें, टाइम मैनेजमेंट को देखें, क्योंकि ये राइटिंग आप पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकालने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि क्यूब दिया हुआ है। तो अगली टाइम अगर आप कभी इस टाइप का पेपर बनाते हैं तो सर मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखें और बच्चों के लेवल को भी देखने की कोशिश करें कि हम किस टाइप का क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी राइट हैंड साइड का पोर्शन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है काफी लेंदी है, जनरल मेथड से सॉल्व होगा बट लेंदी क्वेश्चंस है। तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कंसीडर जरूर करेंगे कि हम कोशिश करें कि थोड़ा सा मतलब बच्चों के लेवल से क्वेश्चन देने का प्रयास करें। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कोई डाउट्स हमारे पास नहीं होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो फोर फोर का ये है इंसुलेटेड है, ये आपका इसको आप कर सकते हो द बात इंसुलेटेड साइड्स ऑफ समथिंग। तो ये वे भी क्वेश्चन लाप्लास का क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉर्मली फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। तो मैं इन दोनों ये दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको नहीं दे रहा हूँ और एक ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है ये, तो टोटल मैं 3 क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन नहीं दूंगा इस मतलब लेक्चर्स में, बाकी के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा मैं।
अंदर से यहाँ पे देखिए आपका क्या है, रिग्रेशन ऑफ y इक्वल टू ए पावर ऑफ बी एक्स, कर्व फिटिंग का प्रॉब्लम से बहुत ही प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रिग्रेशन लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल डायरेक्ट डेटा को पुट करके कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका है ये पॉइसन का प्रॉब्लम है, दिस द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम्स है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सभी प्रॉब्लम्स अच्छा है, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है इसको आपको देखना पड़ेगा किस तरह से करते हैं, तो हम सोल्यूशन में बात करेंगे इस पे। अनदर 7 नंबर देखिए टी टेस्ट का प्रॉब्लम है आपका, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, और स्टूडेंट्स ये आपका एनपी चार्ट है, दिस इज द एनपी चार्ट से रिलेटेड है। तो आई थिंक क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट है, तो आप अपने आंसर जो भी आपको आइडिया होगा, अगर रिमेंबर होगा तो प्लीज आप उनको जरूर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आंसर पे फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में सिचुएटेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, और ये पेपर हमारा हुआ था 11 जो है, पेपर जो हमने क्या था 11 जुलाई 2025 को पेपर्स हुआ है। कोड आपका है BAS 403 बी, ठीक है, BAS कोड 404 भी होता है कोड इस तरह से, और 42 और ये सब अलग होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई आपको? तो इसको समझते हैं। इवन और ऑड सेम की कंडीशंस होती है, कभी इवन सेट में 403 चलता है, कभी 404 चलता है, दिस इज द डजंट मैटर्स, ठीक है। नॉट 404 ये आई थिंक बायोटेक का कोड है, तो दिस इज नॉट 404, बायोटेक्स के नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर चलते हैं तो उनको आप देख सकते हैं, बट हम इस पे फोकस आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। तो आइए एक एक क्वेश्चन के आंसर पे बात करेंगे, डिटेल्स में छोटा छोटा पार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको सॉल्यूशंस दिख रहा होगा कि हम इस पे कैसा वर्कआउट है, तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल दिया है, तो नॉर्मली हमको ये फायदा है कि हम इस पे सिर्फ आपको आंसर की बात फोकस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ये ए है, फर्स्ट ए का जो आप है इसको कुछ नहीं करना था, फंक्शन को एलिमिनेट करना था, तो 2 बार आपको क्या करना था, दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना था विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, देन यू कैन दोनों ऐड कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज द del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2z और del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। ठीक है, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, दैट इज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड दिया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कॉची का होता है वो आपको पता है, जैसे ए डेल यू डेल एक्स और प्लस बी डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई और प्लस के यू। तो ये लैग्रेंज का जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं हम ऐसे ही लिखते हैं, डी एक्स अपॉन ए, दिस इज डी वाई अपॉन बी, और फिर डी यू अपॉन दिस इज द आपका जो एक्स वाई और प्लस के यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आपका फैक्ट है, इसी को बेस बना करके हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मली इसका सॉल्यूशन आप जो फाइंड करोगे स्टूडेंट, तो ये रहा आपका e के पावर ऑफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स वाई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो मेरी बात, प्रोसेस को अप्लाई करिए एंड यू कैन सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, जो 2 का ए फर्स्ट का बी है, क्लियर। आइए फर्स्ट का सी देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी देखिए, नंबर आप जो कंपेयर करेंगे आर एस टी को फाइंड करना है, पैरा क्लासिफिकेशन है, तो आर मतलब डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है आर एक्स टी, कंपेयर कर लीजिए। पैराबोलिक आपका आ रहा है, क्या आ रहा है आपका यहाँ पे देखिए 4 माइनस 4xt आ रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि पैराबोलिक कब होता है, जब इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर आपका इलिप्टिक होगा जब लेस देन 0 होता है, और हाइपरबोलिक होता है जब ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस को आप अप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द आंसर। समझ में आई बात आपको? एस स्क्वायर माइनस 4rt, एस स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस xt, फिर एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस xt लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। सो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट डी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट डी में आपका देखो मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस आपसे पूछा गया है, ठीक है।
ए बार के ए की वैल्यू 2 दी, तो देखिए एक होता है कि μ1 डैश इज इक्वल टू होता है x बार माइनस ए, ये कंसेप्ट आपको नहीं पता हो तो देन यू कैन डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये ध्यान रखना, म्यू डैश ऑलरेडी दिया हुआ 1 और ए की वैल्यू 2 दी है, दिस इज द 3। एनदर्स वेरिएंस आपसे पूछा है तो वेरिएंस इक्वल टू बेटा μ2 होता है। दिस इज व्हाट, μ2 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज द वैल्यू ऑफ μ2। तो ये μ2 है तो आप दिस इज द μ2। तो μ2 हम फार्मूला अबाउट वेरिएंस मीन फाइंड करते हैं, तो μ2 इक्वल टू वेरिएंस होता है। और μ2 को निकालने का फार्मूला क्या है, μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस दिस इज μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश। इसमें आपको पुट कर देना था, बाकी कुछ नहीं करना था। μ2 16 है, μ1 10 है तो 15 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 15 एंड 3 एंड 15 ये दो आंसर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। मीन आपका 3, वेरिएंस आपका 15, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, नॉर्मली इसको क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाइए 10 फर्स्ट का ई देखिए, आपसे डेटा में करेक्शन आपसे क्वेश्चन मांगा गया था, ये ध्यान रखिएगा। करेक्शन आपका एकेटिव यूनिवर्सिटी से जहां भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पे आया होगा। आपसे पूछा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स पूछा जा गया था, तो बी वाई एक्स की वैल्यू होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर होता है। वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है। मीन को फाइंड कर लिया, वाई बार फाइंड कर लिया, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट वाई एंड एक्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और सिग्मा एक्स का वैल्यू आपको पता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, दिस इज द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सो दिस इज द कैलकुलेट कर लीजिए और इसकी वैल्यू आती है 0.3, मतलब बी वाई एक्स जो है दिस इज द 0.6 आ जाएगा। क्लियर? तो दो नंबर वाले छोटे छोटे पार्ट्स जिनको कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप डेटा को मैच कर सकते हैं कि एक्स वाई क्या आ रहा है, समेशन एक्स वाई क्या है, समय एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है। तो जब इस तरह के स्टेप्स आप अगर करोगे तो 1 और 2 नंबर जो है उनको हम स्टेप में कन्वर्ट करते जाएंगे। छोटे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा स्टेप्स की गुंजाइश नहीं होती, बट डिटेल्स को आपको सही करना होता है। ठीक है, पहला का डी ई है, पहला का एफ जो है आपको वो डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड डेंसिटी ऑफ फंक्शन है, तो टाइम टेकन है, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, आपके बुक्स में ऑलरेडी दिया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन बी 2 का ए, देखिए 2 का ए, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आपने लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ा होगा। दिस इज द लैग्रेंज इक्वेशन टाइप 4। लैग्रेंज इक्वेशन जो टाइप 4 का प्रॉब्लम है वो इस टाइप का प्रॉब्लम है। लैग्रेंज इक्वेशन टाइप 4 का बेटा जो होता है इस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक एक करके आप इसके अनदर भी सोल्यूशन पॉसिबल है, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है वही करेक्ट नहीं है, और भी सोल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं। मल्टीप्लायर्स बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है, तो मल्टीप्लायर्स का यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मली मैंने जो 2 सॉल्यूशन फाइंड किए ये भी करेक्ट है, अनदर किसी का सॉल्यूशन आ रहा है, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट दिस इज अ टाइप ऑफ 4। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमने लोगों ने क्या किया, dx माइनस dy, dy माइनस dz और dz माइनस dx किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नॉर्मली हमको वैल्यू देखिए ये मिलने वाली है, ये वाली जो वैल्यूज है ये फाइंड आउट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और पहला 2 ले लिया, फिर उसके बाद सेकंड ये आ गया इसका, फिर पहले दूसरे तीसरे ले लिया, सेकंड एंड थर्ड ले लिया, इसके अकॉर्डिंग से मिल गया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट आपका 5x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, और फिर y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस, सो दिस इज द 0। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अनदर में भी पॉसिबल है, आप इसको भी वर्कआउट्स कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत इशू नहीं है। मे भी कहीं अगर मिस्टेक्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोशिश मैंने की है, एक्यूरेट मैंने कोशिश की है कि इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकें। ओके, सेकेंड दूसरे का डी पे बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे भी बात करेंगे। ये क्या लगा पहले तो इसको हमको करनी चाहिए, तो दूसरे का डी, जैसे आप नॉर्मली लगता है कि हमारा इक्वेशन सही है तो हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा है, ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको फिगर के थ्रू इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, बट आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल कह रहा है कि 99% से कम होना चाहिए, तो हाइट आपको फाइंड करनी है 99% से बिलो। तो बेटा देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये 50% होता है, और ये आपका, तो यहाँ 99% से लेस देन, मतलब इधर टोटल, तो दिस इज द 49%, या इसको आप कह सकते हो कि 0.49। एरिया कितना होगा, 0.49। ये टोटल एरिया जो है 0.49 है, और 0.49 पे जेड की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चंस में,
0.49 पे बेटा जेड की वैल्यू कितनी दी है, 2 पॉइंट दिया हुआ 2.237, ठीक है, दिस इज द वैल्यू दी है। तो कुछ नहीं करना था आपको, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द स्टूडेंट बिलो 99%। मान लेते एरिया ए टू जेड 0.429, ए टू जेड 0 टू लिखा है 0 टू ए, तो द वैल्यू ऑफ z 2.327 फॉर द एरिया, इस एरिया के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 0.49 है। तो z इक्वल टू आप जानते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, z इक्वल टू एक्स माइनस मी अपॉन सिग्मा, रख दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 72.179 इंचेस, मतलब 99% से जो बिलो स्टूडेंट्स हैं कितने होंगे, दिस द 99% मतलब 72 इंचेस से सभी स्टूडेंट की हाइट आपकी क्या होगी, कम होगी। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 217 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स की हाइट उससे ऊपर भी हो सकती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये आप आंसर आप डेटा मिला लीजिए, कितना होगा 72 इंचेस। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का, दूसरे का डी, ठीक है, धन्यवाद। आइए दूसरे का ई की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे का ई। तो देखो सबसे पहले इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो आपका डेटा सम आ रहा है, दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, तो टोटल सम जो डेटा दिया है उसका सम आता है 10,000। मैं बात, ये जब सम आप कर रहे हो, जो क्वेश्चंस का पार्ट दिया हुआ है वो सम करोगे 10,000 आएगा, और 10 से भाग दे दोगे, दिस इज द 1,000 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का तरीका आपको वही है, नल हाइपोथेसिस लिखना है, फिर अल्टरनेटिव लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और समथिंग, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देख सकते हो। दिस इज द 1,000 आ जाएगा। 1,000 आने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, एफ ओ एफ पी लिख दिया, एफ ओ माइनस एफ पी, फिर एफ ओ माइनस एफ पी, तो टोटल जब इसको आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो आएगा 57 पॉइंट, जो एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई समेशन ज्यादा है 57.42402, ठीक है। तो बात समझिए, क्यों कोई ऐसा यूज कर रहा होगा कि ओ आई माइनस ई आई डजंट मैटर्स और पावर ऑफ आर ई आई is equal to 57.402, this is the important, this type of questions आए होंगे, तो प्लीज आप इस तरह से सकते हो। और अब टेबल वैल्यू जो दी है, टेबल वैल्यू आपको दी हुई है कि 16.919, तो इससे ऑलरेडी दिख रहा है आपको कि जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज निकाली है वो टेबुलर वैल्यू से मोर देन है, तो उस केसेस में जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब जो डिजिटल डेटा जो डिक्शनरी डायरेक्टरीज का दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बात समझ में आ गई आपको, जिससे तो बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म जब फ्रीक्वेंसीज होती है बेटा तो सभी के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कभी भी यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी होती है तो सबके लिए क्या होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आते हैं हमारा जो दूसरे का सी, दिस इज द मोमेंट से रिलेटेड है, आपको डेटा अपना मैच करना है कि आपका आंसर क्या क्या आया था स्टूडेंट, अगर आपको रिमेंबर्स हो देन यू कैन सिंप्लीफाई। मोमेंट μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, μ2 की आपको वैल्यू, तो μ2 देखिए आपके पास आ गया, μ2 जो आपके पास आ गया बट 7.057। सिमिलरली μ3 जो फार्मूला देखिए, जब फार्मूले वगैरह लिखेंगे तो आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ध्यान रखिएगा। फार्मूला है दिस 36.2808 समथिंग, और फिर इसी तरह μ4 जो आपको फाइंड आउट हुआ है दिस इज द 408.8097, इस तरह से इसी तरह, और μ1 ऑलरेडी 0 है, जिससे मोमेंट आपका फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है कि स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस भी फाइंड करना, तो स्क्यूनेस आपको पता है कि क्या होता है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, इसे फार्मूले में रख दीजिए, दिस इज समथिंग। कुर्टोसिस बीटा 2 है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव हो जाएगा आपका। बीटा 1 ये है आपका, जब 3 से बड़ा डेटा हो, 3 से ग्रेटर देन होता है तो सो क्या होता है, लेप्टोकुर्टिक होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन जो आपका है व्हाट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये तो तीसरे का ए है, दिस इज द फंडामेंटल। अब मैंने कहा था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने हमेशा कहा राइट हैंड साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। पीआई पे बात कर सकते हो, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक फाइंड आउट किया बेटा तो आपको 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 2 से 3 नंबर आप देगा, जिससे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जो भी चेक करने वाले होंगे उनसे, अगर कभी मेरी वीडियो वहां तक पहुंच पाए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 3 नंबर आप दिए, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल्स पेपर जिस भी सर ने बनाया हो बहुत लेंदी बनाया हुआ है पार्टिकुलर इंटीग्रल्स का, तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अनदर जब आप कभी क्वेश्चन बनाए तो प्लीज थोड़ा सा बच्चों के लेवल को भी देखें, क्योंकि हमारे जो एकेटिव यूनिवर्सिटी में है बहुत सारे टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं, कोई स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, किसी की नहीं होती है, तो प्लीज आप जरूर इसको कंसिडर करें।
देखिए यहाँ पे डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर है, तो सिंपली होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, डी डैश इक्वल टू 1 पुटते हैं, डी इक्वल टू एम पुट कर दिया, एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गया, और आपका फाई 1 वाई प्लस एम 1 एक्स, फाई 2 वाई प्लस एम 2 एक्स निकल जाएगा, पुट कर लिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया आपका, फाई 1 वाई प्लस एक्स और प्लस फाई 2 वाई माइनस एक्स। बेटा और पी आई जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है, ये तो कि यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि 1.5 से 2 पेज का सोल्यूशन है, तो यूजिंग मेथड इसका आंसर मैंने बुक से निकाल लिया। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/2 और 10x इंटू 10y है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई इसी का आया हो तो सोल्यूशन है आपका, दिस इज वेरी वेरी। और सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे का बी आप कर सकते हो, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम है। नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम्स है, नॉन होमोजेनियस के कंसेप्ट अलग होते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस आपको कर चुका हूं कि m1 माइनस a1 होना चाहिए, m1 d डैश और फिर d माइनस m2 d डैश माइनस a2। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ, अगर किसी ने देखा हो तो देखो इजिली कर सकता आप। तो देखिए d माइनस डी वन डैश ऐसे कंपेयर कर लीजिए, और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि आपको आंसर तो यहीं से दे आपको मैच करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई पावर एक्स फाई 1 वाई प्लस एक्स ई पावर ऑफ 2x फाई 2 वाई प्लस एक्स है। आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपका सही हो रहा है तो दैट कैन वी गेट द 3 नंबर्स आपको यहाँ से एटलीस्ट मिल जाएंगे। पीआई पे ज्यादा नंबर होता है क्योंकि पीआई जो आपका मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, क्योंकि टाइम लगता है उसको चेक करने में, और सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, देन वी गेट द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक आपको अभी तक आपके आंसर आपको अपने चेक करने। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स साइन 2x प्लस 3y है, तो आप पी आई यहाँ पे देखिए, इसका जब मल्टीपल प्रोडक्ट कर देना है, इसका प्रोडक्ट कर देना है, और प्रोडक्ट करने के बाद इसको जब फाइंड आउट करोगे तो ये आपका पी आई निकलेगा, दिस इज द पी आई। पी आई बेटा है 1/10 ब्रैकेट्स आपका साइन ऑफ 2x प्लस 3y एंड माइनस 3 कॉस 2x प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द पी आई। तो दोनों को ऐड कर दिया, देन गेट द आंसर। अगर आप यहाँ तक आ रहा, अगर कोई नंबर्स कांस्टेंट का इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल हो सकता है, डजंट मैटर्स। ओके चलिए, तो अब से लेकर के एक से लेकर के सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का एक क्वेश्चन छूट गया था, काई स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेक्शन ए का जो एक फार्मूला था ABCD EFG वाला, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, काई स्क्वायर का आपसे फार्मूला पूछा था। तो काई स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, FO माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, जैसे फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर। सम राइटर ये भी यूज करते हैं, कोई राइटर्स आपका यहाँ से यूज करेगा कि OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI, दिस इन द बोथ आर करेक्ट, this is the important. O means observed frequency, EI means expected frequency, FO means observed frequency, FE means expected frequency, then no problems। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवे का ए। पांचवे की बात करेंगे, मैंने 4 और 4A का बी दोनों एक्सेप्ट कर, मतलब दोनों को नहीं सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप इसको नॉर्मली अपनी बुक से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने उस पर कोशिश नहीं की, फोकस आउट नहीं किया, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, वहां पे इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। आइए 5 क्या करते हैं, 5 जो कर्व फिटिंग से रिलेटेड है, कर्व फिटिंग। ठीक है बेटा, कर्व फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कर्व फिटिंग का रिलेटेड है y इक्वल टू ए ई बी पावर बी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोगों ने स्टेप समझा हुआ है कि इसको कैसे करता है, लॉग लेके करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हियर जैसे द लॉग ले लेंगे तो लॉग y फिर लॉग a प्लस एक्स भी आ जाएगा, और y डिफाइन है x, a डिफाइन है b बाय, बट सबके बेस बेटा 10 होने चाहिए। बेस कैसे होने चाहिए, बेस 10 होना चाहिए, ध्यान रखना है। राइट द नॉर्मल इक्वेशंस आपको पता है, अगर इतना आपका पोर्शन सही होता है, कम से कम यहां से लेकर यहां तक सही होता है, तो आई थिंक 2 नंबर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगे। और मेरी बात एनदर्स, अगर आपका टेबल सही हो जाता है तो 2 नंबर और मान लो आपको मिल जाएंगे। जैसे टेबल की वैल्यू आप देख लो, y की वैल्यू हो गई 7.5456, yx की वैल्यू हो जाएगी 33.182, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 90 है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये हो गया 4 नंबर्स, और बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देन वी गॉट द 3 नंबर्स, तो टोटल 7 नंबर्स। मेन फोकस देख, कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू है 0.3092 आ गया, कैपिटल बी की वैल्यू 0.2996 आ गया। अब बट हमको कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं चाहिए, कैपिटल ए बी कैपिटल बी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए, हमको स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए। तो कैपिटल ए बेटा क्या है आपका, कैपिटल ए आपका देखिए क्या है, लॉग ए है और लॉग बी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल टू ए अपॉन, तो लॉग ए तो समथिंग 2.30, इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और b की वैल्यू इसे आ रहा है तो b 10 पावर ऑफ b हो जाएगा 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट समथिंग 99 समथिंग। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर आपकी वैल्यूज का लिखा जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेट इसके आसपास आंसर आएगा। और जिसका भी, अगर मैं जो भी एग्जामिनर होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपके पास अगर कभी पहुंच जाती है गलती से, तो प्लीज आप इस छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस होता है, तो स्टूडेंट्स कभी थोड़ा सा मिसमैच कर सकते हैं, तो प्लीज आप उनको नंबरिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, उनके पैटर्न को समझिए आप कि वो पैटर्न्स को कैसे कर पा रहे, कैसे नहीं कर पा रहे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट, पांचवें का बी, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, रिग्रेशन ऑफ लाइन। तो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दो तरह से आप लिखते हो। लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बेटा कैसे लिखा जाता है, आपको पता है कि हाउ टू राइट डाउन लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। और हियर लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दो ही हमारे पास है। कौन कौन से होते हैं, एक वाई एन एक्स होता है तो वाई माइनस वाई बार होता है, बी वाई एक्स, और एक्स माइनस एक्स बार होता है, और एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे बी वाई एक्स, सॉरी बी एक्स वाई, और दिस इज द वाई माइनस। उसी के अकॉर्डिंग हमको डेटा निकालना है, तो हमने ये सारी डेटा आपको वैल्यू दे दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने कोवेरियंस निकाला, तो कोवेरियंस होता है 60.7। आपने कोई दूसरा तरीका यूज किया और नो पॉइंट, डजंट मैटर्स। सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 59.8, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 66.6। क्लियर हुआ, पहले सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जो भी है। अब हमको चाहिए बी वाई एक्स, तो देखिए बी वाई एक्स की वैल्यू होती है कोवेरियंस ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.10015। ये इंपॉर्टेंट है, बी वाई एक्स की वैल्यू, इसी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर, बी एक्स वाई निकालेंगे तो बी एक्स वाई की वैल्यू है 0.91 है, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकल जाएगी। रिग्रेशन ऑफ लाइन ये हो गया आपका पहला, और इसमें रख दीजिए ये आपका दूसरा हो गया। कह रहा है कि पुटिंग एस्टिमेट वैल्यू भी निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आप सेक्शन पुट कर दीजिए, वाई निकल जाएगी, दोनों इक्वेशन में रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू गेट द आंसर्स। ठीक है, तो दिस इज द, ये आपका 5 का बी हो गया। 5 का ए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है बेटा, चलो आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। छठे का आइए, देखिए छठे का बहुत प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चन था स्टूडेंट कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। पी जो है प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, तो सिंपल सा 1/100 है, एन का मान 100 है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, पॉइसन का रिलेटेड है। आपको पहले भी कहा गया है कि जब पी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो आप क्या करते हैं, पॉइसन यूज करते हैं। तो पॉइसन का क्वेश्चन है, पी आर इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर अपॉन आर, तो ई पावर ऑफ -1 और समथिंग 1 ई पावर -1 अपॉन फैक्टोरियल आर। अब आपसे पूछा गया है कि आर की जो वैल्यूज है ना, वो एक आप जो है ना 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से ग्रेटर देन हो जाइए। तो P4 P3 P5 P6, तो अब एक सम आप जानते हो कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो बस 1 में से जो P4 से लेकर के इधर के डेटा उनको छोड़ करके माइनस कर दीजिए, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर मिसिंग हो रहा तो आप प्लीज चेक कर सकते हो, बट मैंने कोशिश की है कि कहीं कोई मिसिंग ना हो, एक प्रयास मैंने किया हुआ है, बट इसको अगर एक बार चेक करना है तो कर सकते हो। 1/1 माइनस 1/e ब्रैकेट्स में देखिए 2 प्लस ये हो गया 1/2, 5.5 को लिखा है, और यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, और ये अगर कहेंगे तो 1/6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बेटा, तो 1 माइनस 1/e और 6 एलसीएम होता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, समझिए सॉरी ई है, 12 एलसीएम हो जाएगा, और फिर +3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये तो होगा 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 12 3 15 1 16। ठीक है, 1 इज इक्वल 1, क्या हो जाएगा 16, तो 1 माइनस 16/6 ई मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1 माइनस 8/3 ई, इसको आप कैलसी में कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो 8/3 ही है। आई थिंक इतना ही होगा, कोशिश मैंने की थी, बट मान लीजिए कहीं अगर मिसिंग हो रहा तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट तरीका यही रहेगा, बहुत छोटा सा फंडामेंटल आंसर। ठीक है, इसी के अप्रोक्सीमेट। आइए छठे का बी, छठे का ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो 6 का ए है ये। आइए नेक्स्ट आपका जो है 6B है। देखिए 6B का जो पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। टोटल 1000 है स्टूडेंट्स, और मीन आपका 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फार्मूला होता है, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
अब वो पहला क्वेश्चन दिया है कि जो डेटा है आपका 12 से 15 के आसपास है, तो 12 से 15 आप निकालेंगे, Z1 Z2 की वैल्यूज निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। निगेटिव टू प्लस पॉजिटिव है तो दोनों का ऐड कर देंगे 4.3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे 444। ठीक है, पहला 444 के आसपास डेटा आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 18 है, तो ग्रेटर देन 18 में बात कर रहा है स्कोर, तो आपका इसमें जो वैल्यू फाइंड करोगे तो पॉइंट, ये टोटल एरिया 0.5 होता है, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 0.5 में से 1.6 की वैल्यू को माइनस कर देना है, देन यू गेट वैल्यू ऑफ, तो 0.548 और समथिंग करेंगे तो 55 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। एंड द डेटा आपके पास है थर्ड, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। फिर भी जो सॉल्यूशंस है मैंने चेकआउट नहीं किए हैं, बट क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। 12 to 15 है, तो उसमें जो आंसर है 4 एरिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट 444 है। दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है, एंड द थर्ड जो है 8, थर्ड में 8 है, कोई दिक्कत नहीं। दिस थर्ड में क्या आपके पास है, सॉरी दिस इज 8 स्टूडेंट्स है, कह रहा है कि लेस देन 8 होना चाहिए, तो लेस देन जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे लेस देन है, तो दिस इज 8। ठीक है, मतलब 444, फिर उसके बाद क्या आपके पास है, सॉरी 55, फिर 8 और फिर 116। ये इतने ऑप्शंस आपके चारों के आंसर्स हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के आंसर आपके यहाँ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड फोर्थ वाले में आप थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, कह रहे एग्जैक्टली 16 है, एग्जैक्टली 16 पूछा, तो एग्जैक्टली 16 में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसको 15.5 और 16.5 के बिटवीन जो डेटा है ना उसको लेकर के हम लोग कर लेंगे, देन वी गेट द आंसर। समझ में आई बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो इसका जो चौथा वाला आंसर है उसका 1116 आता है, 116 आता है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर। सातवें के ए की बात करते हैं। देखिए टी टेस्ट का बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसका भी हुआ हो टी टेस्ट का क्वेश्चन। तो टी टेस्ट जो आपका है, फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू एक्स मार म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन एन होता है। म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, 47.5 दिया हुआ आपका। आप यहां से एक्स बार निकालेंगे तो 49.11 आ रहा है, इसको हम लोग 49 राउंड ऑफ कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एस एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपन एन माइनस 1 होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, देन इज 2.62। ठीक है, 2.62 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यूज। 9 डेटा था, 8 हो गया, और यहाँ पे टी वैल्यू पुट कर दीजिए 1.7175। किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1.7175 के आसपास आ जाएगा। और फिर आप ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ टेबुलर का कितना दिया हुआ है 2.31 है, तो ये आपका लेस देन है, इसलिए एक्सेप्ट हो जाएगा। सातवां भी आपका एनपी चार्ट से रिलेटेड है, तो एनपी चार्ट एन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, सैंपल साइज 1000 दिया हुआ है, के की वैल्यू 15 दी हुई है, तो पी बार आप जानते हो समेशन ऑफ पी बार इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ पी आई अपॉन के एन होता है। के की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डेटा आपके पास 15 है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने 15 है, एन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से पी बार निकल जाएगा 0.00, टोटल आएगा 166। ये गलती नहीं होनी चाहिए, अगर ये डेटा गलत कर दिया तो फिर देन यू कैन रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। 15 अब डिवाइड कर दिया तो इतना आएगा 11, तो एनपी बार की वैल्यू कितनी आई बेटा 11.06। यूसीएल की वैल्यू है 20.68, और दिस इज द इंपॉर्टेंट एलसीएल जो होगा 1.4318। तो इसी के आसपास राउंड अप आना चाहिए, बट फार्मूला वगैरह आपका सही होना चाहिए, देन वी गेट गॉट द आंसर्स, तो आप अपना मैच कर सकते हो आंसर। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनपी चार्ट आपका इसी तरह बनेगा, सैंपल नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिखेंगे और फिर इस तरह से चार्ट बन जाएगा, यूसीएल, सीएल और एलसीएल। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा माय डियर स्टूडेंट, कि हमने जो आपको आंसर मैचिंग करनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने और टोटल मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपने डेटा को मैच कर लीजिए, किस तरह से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अनदर्स वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे एक आपको मार्किंग आइडिया मिल जाएगा कि आपने कितना सही करके आया है एग्जाम। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।